सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उनकी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हर जगह तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। कश्मीर के मामले पर भारतीय जुल्म की मजम्मत, पाकिस्तान का साथ देने का दो टोक मौक़िफ़ और FATF मामले पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इस बात की गमाज़ है कि पाकिस्तान और तुर्की मोहब्बत के जिस रिश्ते में बंधे हैं इसमें मजीद मजबूती आ रही है। हकीकत यह है कि तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम के मकबूल तरीन हुक्मरान हैं और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए नजरें इन्हीं की तरफ उठती हैं। एक और अहम दौरा जिसकी तरफ सब नजरें लगी हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का है, जो ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में शिद्दत आ चुकी है, जब कश्मीर में कर्फ्यू को 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये दौरे यकीनन सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। दुआ यह है कि इस सूरत हाल में कश्मीरियों की मुश्किलात का कोई हल निकल आए। दूसरी तरफ अंदरूनी महाज पर नजर डालें तो नए सियासी दंगल का माहौल बनता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे रहे हैं तो मुखालिफिन को आर्टिकल 6 यानी गद्दारी की ललकार। वज़ीर आज़म का यह बयान कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए। सवाल यह है कि यह सिर्फ सियासी बयान है या फिर वाकई हुकूमत ऐसा कुछ करने का सोच रही है। यह जो कुछ भी है इस ईंट का जवाब जमीयत उलमा इस्लाम ने पत्थर की सूरत दिया है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कि यह तजर्बा हुकूमत को महंगा पड़ेगा, जबकि असद महमूद कहते हैं हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाएं। सियासत में बढ़ती ये तलखियां क्या आने वाले किसी तूफान का पेश खैमा है या फिर रूटीन की सियासी उलझड़ियां? आज इस पर बात करेंगे और नैब के वारंट गिरफ्तारी और सोशल मीडिया कवानीन की भी खबर लेंगे। हमारे साथ है असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब, लेकिन पहले आज के हवाले से, आज के तारीखी दिन के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। असद खरल साहब, वाकई तारीखी दौरा और खिताब भी तारीखी था। किस किस बात के बारे में बात करें? कमाल कर दिया है उन्होंने तो, पूरी कौम के दिल ही जीत लिए हैं। जो कश्मीर पर मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, तुर्की कह रहा है, तुर्की का सदर कह रहा है और बड़ी ताकतवर शख्सियत तुर्की कह रही है कि वही मौक़िफ़ हमारा है। आपका दुख दर्द कामयाबी कश्मीर के साथ साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान का दुख दर्द और कामयाबी जो है वो तुर्की की कामयाबी है, और तारीखी तौर पर हवाले देकर उन्होंने कहा। फिर ये बात कहना कि ऐसा ताल्लुक दुनिया में और कहीं दो ममालिक का ऐसा ताल्लुक नहीं है जिस तरह का तुर्की का, और FATF में वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, दबाव के बावजूद अलग ऐलान कह रहे हैं सबके सामने, सारी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ उसामा साहब, 70 साल से जो पाकिस्तान और तुर्की का जो अखुवत का निशान है और तुर्की और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, मुझे आज वो वक्त याद आ रहा है जब हम स्कूल में, टाट स्कूल में पढ़ते थे उसामा साहब। जी। तो उस सिलेबस के अंदर हम कहानियाँ पढ़ते थे, पाक तुर्क दोस्ती, उसके ऊपर चैप्टर्स होते थे और वो आज भी मुझे अल्फाज कि हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी, वो तो आज से 3 दहाइयाँ वो किताबों में तो अब गायब हो गए सिलेबस, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आज मुझे वो ज़बाना तालब इल्मी जो बचपना है वो याद आया उसामा साहब, और उसकी झलक नज़र आई। आज मुझे उसका अमली नमूना नज़र आया। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर के उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को जो एहतजाज हुआ तुर्की की सॉलिडारिटी के लिए, हम भूले नहीं हैं। लाहौर में लोगों ने जो अपना पेट काटा तुर्की के लिए, हम भूले नहीं हैं। इलामा इकबाल ने जो खिताब किया और तकरीर लिखी, वो भी हमें याद है, आज तक याद है। उन्होंने कौमी तराना के अल्फाज भी, हफीज जलंधरी के शेर जो अपनी तकरीर का इख्तिताम भी उसके साथ पाक सरजमीन शादबाद, वो भी उन्होंने दोहराया। इलामा इकबाल उनका हमारे मौसन है, पाकिस्तानियों का उनका हम कर्ज नहीं उतार सकते। ये कितनी बड़ी बात है। आज तक उन्होंने कहा कि कितने तुर्की के आए सरबराह मुल्क, कितने पाकिस्तान के आए बड़े बड़े जो नाम नहाद और 3-3 4-4 बार बारियां लेने वाले, और हमारे तो जी तुर्की से बड़े दोस्ती हैं, आनियां जानियां भी आप देखते थे, अरबों खरबों की टीटियां भी निकल रही थी, कारोबार भी इधर उधर के। लेकिन ये होती है लीडरशिप,
ये होता है विजन। और उसने कहा इमरान खान, जब आज इमामत की उनको खिताब जो की जब जुमा की नमाज के लिए इमामत की ईवान सदर में उनको दावत दी गई, और उससे पहले भी जब उनका ये मैं आज खुशकिस्मती महसूस कर रहा हूँ, हम खुशकिस्मत हैं कि आलम इस्लाम के दो ताकतवर जो लीडर हैं, दो मुल्क हैं, एक जान है। बड़ी बात। मैं समझता हूं कि जो ये उन्होंने इतना बड़ा पन का मुजाहरा किया है कि दुनिया की 9th जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है जितनी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जिस तरह की अभी खबरें आ रही, $5 अरब तक की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और उसमें यह नहीं है कि फिर स्किल्स के हवाले से फिर दोहरी, यहां पाकिस्तान के लिए स्पेशल स्टेटस का, कि पाकिस्तान को उन्होंने अपने कवानीन में तरमीम करके पाकिस्तान के लिए यानी अमली इकदाम, दोहरी शरीयत का अपना कानून, क्योंकि उनके कानून में यकीनन ये पहले नहीं था कि दूसरे मुल्क की शरीयत वाला डबल शरीयत कुछ मुल्कों में नहीं है ना, कि यानी अपने मुल्क की शरीयत सरेंडर। तो उनका पाकिस्तान जारी बात इतनी जो दिल से मोहब्बत, उनका दिल से, और जो उनके इकदामात है उसामा साहब, एक होता है ज़बानी जमा खर्च जी, और एक होता है अमली इकदामात। जिस तरीके से वो सारे इन्वेस्टर, अपने लोग, और जो जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ उनका, और जो पुरतकबाक इस्तकबाल हुआ, जिस तरह तालियों की गूंज से, यानी दिलों से पूरी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, और मैं समझता हूं उसके ऊपर उन्होंने जो जवाब दिया है, जो उनके इकदामात हैं, मैं समझता पूरी पाकिस्तानी कौम को उनका एहसानमंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डोगर साहब ये बताएं, 12 MOUs साइन हुए, सियाहत भी है, ऑटोमोबाइल और दीगर, और आप क्या समझते हैं वाकई ये देखते हुए जो जिस तरह से उनका इस्तकबाल और जो कुछ उन्होंने कहा, ये ऐसी कोई और पाकिस्तान का ताल्लुक किसी और से नहीं है और तुर्की का किसी और मुल्क से नहीं है, इस तरह का ताल्लुक जो अब बन चुका है या बनता नजर आ रहा है? उसामा साहब, इससे पहले तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, इनसे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आए, बड़े बड़े डेलीगेशन अपने साथ लेके आए, बेताशा MOU साइन हुए, लेकिन वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थे। जो सऊदी अरब के जो ट्रेडर्स आए थे, जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बिजनेसमैन आए थे, उनके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सारे एग्रीमेंट थे। और आपको पता है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी भी है, रेड टेपिज्म है, ये सारा कुछ है। यही हाल मलेशिया के साथ है कि बेताशा MOU साइन हुए, लेकिन वो फर्दर मटीरियलाइज नहीं हो सके। अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्रियाँ तैयार नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट्स के प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, मिनिस्ट्रीज के दरमियान इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। इस दफ़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, बल्कि ये बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि वहाँ के जो बिजनेसमैन आए और जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किए हैं। गवर्नमेंट इससे बाहर आ गई है। ठीक, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब जो बिजनेसमैन हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो तुर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तुर्की के बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन्होंने आपस में MOU साइन किए हैं, उन्होंने आपस में डील्स साइन किए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर है। तो ये जो बिजनेस टू बिजनेस डील है ना, ये मटेरियलाइज होने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन खुद डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो एक और चीज़, अगर मैं अभी जो डाटा मेरे पास अवेलेबल था जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, उसमें अगर देखा जाए तो तुर्की जो है उसने जो तुर्की को पाकिस्तान जो तुर्की को एक्सपोर्ट कर रहा था चीज़ें, उसमें भी एक डिक्लाइन था, और जो तुर्की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा उसमें भी डिक्लाइन था। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में $203 मिलियन की जो पाकिस्तान जो है ना, इसने तुर्की को एक्सपोर्ट की है 203 मिलियन की। ठीक है, जबकि 2019 में ये जो एक्सपोर्ट थी ये 173 मिलियन रह गई, कम हो गई, डाउन आ गई। बिल्कुल इसी तरह जो एक्सपोर्ट थी वो अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह से डाउन चली गई कि वो $94 मिलियन थी और अब वो $90 मिलियन रह गई। तो ये जो ट्रेड थी पिछली गवर्नमेंट मसलन वो बड़ा क्लेम करती थी कि उनके तुर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट लाहौर आए, यहाँ पर उनको एक तारीखी इस्तकबालिया दिया गया बादशाह मस्जिद में, लेकिन गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम बेहतर होगा, वो नहीं हुआ।
और बल्कि वो नीचे ही गया और 2019 में बिल्कुल नीचे चला गया। अब ये समझा, अब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड, आप हैरान होंगे कि इतने करीब हिस्टोरिकली एक दूसरे से कनेक्टेड लोगों का एक दूसरे से शदीद मोहब्बत, उसके बावजूद हमारी और तुर्की की जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो $1 बिलियन भी नहीं है। उसका मतलब $1 बिलियन भी नहीं है। ऐसे ही हालांकि इसका पोटेंशियल है कि $10 अरब तो कम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने आज तक तवज्जो ही नहीं इस पे दी। तो ये तुर्की का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है। अब ये कहा जा रहा है कि $5 अरब के एग्रीमेंट्स हैं और ये सोचा जा रहा है कि इसको $5 अरब तक बायलैटरल ट्रेड को लेके जाना चाहिए। मेरे हिसाब में तो ये $10 बिलियन होनी चाहिए, इससे भी आगे होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मुझे कामयाब होती नजर आ रही है। इसके लिए मैं थोड़ा सा और एडअप करता हूँ डोगर साहब की जो बात है, इसी में थोड़ा सा एडअप करता हूँ। एक तो जिस तरह बताया ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G और आप बिजनेस टू B2B जो है, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिटी फैसिलिटेटर की जो बात की है, मैं समझ डोगर साहब अभी साउथ अफ्रीका में रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जिस तरह अहमद नवाज सुखेरा साहब की जो एक्टिविटीज़ है, जब से देखिए ब्यूरोक्रेटिक और सुरक्षिता के लिए वहाँ पे एक होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसका विजन होता है, उन्होंने वोट लेने होते हैं। एक साथ मेन जो कैरेक्टर होता है जिसने ड्राफ्टिंग बनानी है, साइन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो होता है ब्यूरोक्रेट, जी बाबू होता है। सही। अब अहमद नवाज सुखेरा साहब को मेरा ख्याल एक चार्ज कॉमर्स का और एक एडिशनल चार्ज भी है उनका, बगैर तनख्वाह के इंडस्ट्रीज उनके पास एक तनख्वाह के ऊपर ही 3-4 काम बावजूद। मेरा ख्याल है जो एक्सपो की करवाया, अभी साउथ अफ्रीका में कराया, फिर इससे और 2-3 मुल्कों में गए। जो अगर ऐसे बंदे को यार चार दे दे या काश ऐसे बंदे आ जाएं। सेक्रेटरी कॉमर्स को मैं ये जरूर ख़ारिज तहसीन पेश करूंगा कि वो शदीद बीमार है, इसके बावजूद उन्होंने कि वो डायरेक्ट नैरोबी में उन्होंने अफ्रीकन उससे पहले कितनी अचीवमेंट, उसके बाद वो सीधा यहाँ पर आए। ये जो इनिशिएटिव है बिजनेस टू बिजनेस वाला, ये भी अहमद नवाज सुखेरे का जो पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो चल रहा था, वो उनका ये ख्याल था कि ये कामयाब नहीं हो रहा, बिजनेस टू बिजनेस चलना चाहिए। अच्छा, अगली खबर है, अगली खबर है। अब दोबारा हम आ जाते हैं अपनी लोकल सियासत पर एक दफा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात हो रही थी आर्टिकल 6 की। बैकग्राउंड ये है कि वो खुद कहते रहे कि जी हमारा तो ये एग्रीमेंट हो गया था और मैं धरना इसीलिए ख़त्म करके आया था कि इमरान खान का इस्तीफ़ा आएगा, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आएगा। अब उसको बुनियाद बनाकर आर्टिकल 6 की बात हो रही है, गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात हो रही है, और ये बात, इस तरह के बयान इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म की तरफ से आ रहे हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। तो ये कितनी संजीदा बात है, क्या कहते हैं इस पर आप बाबा डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये कहना जी आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए, ये काबिल अमल चीज़ है? इस तरह की कोई बात? उसामा साहब, मसला ये कि आर्टिकल 6 किस चीज़ का लगाएंगे? आर्टिकल 6 कानून, आइन तोड़ा हो, आइन को सबवर्ट किया हो, आइन को आपने सस्पेंड किया हो, या कोई ऐसी कंक्रीट एविडेंस हो गवर्नमेंट के पास कि आपने स्टेट के खिलाफ गद्दारी की है, स्टेट किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलके स्टेट के खिलाफ गद्दारी की है, स्टेट के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ गद्दारी की है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है गवर्नमेंट के पास, कोई ऐसी बड़ी साजिश हुई है जिससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कोई टूटने का खतरा था। लेकिन एक देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की बात करें, इस्तीफा हम आना था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था। सर, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए तो इमरान खान खुद उन्होंने धरना दिया और आपके सामने 130 दिन धरना दिया, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की बातें करते रहे, वो भी ये कहते रहे एग्रीमेंट हो गया, बिल फाड़ दो, एग्रीमेंट हो गया, इस्तीफा आएगा, एग्रीमेंट हो गया, इस्तीफा आएगा, हमें यकीन दहानी करा देगी। वो कौन लोग थे जिन्होंने यकीन दहानी करवाई? वो क्या गठजोड़ था, क्या किया गया, कोई साजिश तो बनी गई? तो सर फिर मसला ये कि गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो दोनों साइडों पे नाम सामने लेके आए। मौलाना फजलुर रहमान किन लोगों के साथ कनेक्टेड थे, किन लोगों से ये बात कर रहे थे कि इस्तीफा आएगा, कौन लोग उनको यकीन दहानी करवा रहे थे कि जनाब आप इस्लामाबाद पहुंचे और इमरान खान का हम आपको इस्तीफा लेके देंगे। दोनों तरफ से फिर नाम आएंगे। जब आर्टिकल 6 लगेगा तो साजिश जिसने की और जिसके बिहाफ पर की, वो दोनों पार्टियां सामने आएंगी। अच्छा, मीडिया से बात करते हैं, ये इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये असल में जो डोगर साहब ने बात की, मैं भी उसको इंडोर्स करता हूँ। एक्चुअली इमरान खान साहब मैं कहता इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। ये पॉलिटिक्स है सर, ये पॉलिटिक्स है, बात नहीं है। आर्टिकल 6 जो है,
वो चला दे वजारत कानून से उसामा साहब, ऐसी बात नहीं है, वो बना भी देगी तो वो उड़ के जाएगा। बयान की हद तक आर्टिकल 6 बयान से तो नहीं बन जाता ना, आर्टिकल 6 के लिए वकूफ पजीर होना भी जरूरी है ना। उस आर्टिकल 6 के अंदर एम्बिट में आएगी चीज तो बनेगा ना, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर या बयानात के ऊपर तो नहीं बन सकता। अब बात सुने, डोगर साहब ने जो बात की, आपने जो बात की, मुझे ये बताएं, एक मुलजम होता है, आर्टिकल 6 के अंदर मुलजमान की एक लिस्ट होगी ना कि कौन कौन इसमें कैरेक्टर है, और फिर वही है कि स्टेट का नुकसान किया तो नहीं है, हुआ तो नहीं है कोई ऐसा जिससे कोई आइन को। और दूसरी बात यह है कि आप, हाँ एक बात है, आर्टिकल 6 इसमें नहीं लगता, एक चीज में जरूर होती है, इस हवाले से हुकूमत ये प्रूव जरूर कर सकती है कि जनाब मौलाना साहब को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है कि जनाब आपने एक बात की, आपने कहा जी मैं लेके जाऊंगा, मुझे यकीन दहानी कराई गई है, इसके लिए हुकूमत के पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, इसके लिए हुकूमत डॉट मिला की। सर ब्रेक का वक्त होने लगा, ये बड़ा अहम है क्योंकि आप लोग वो सारे डॉट मिलाए कि कौन कौन बाहर से राब्तों में था, कहाँ मुलाकातें हुई, किन किन से मुलाकातें, पॉइंट रह जाएगा। जी जी जरूर। हाँ जी, जहांगीर तरीन साहब पर आप दोनों बहुत तनकीद करते हैं, मुझे बताएं, हाँ मैं भी खुसरो बख्तियार साहब का मैंने भी नाम लिया, जहांगीर तरीन साहब का लिया, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो रिपोर्ट, उन्होंने इंटेलिजेंस की भी बात की है, बहरहाल उन्होंने कहा जी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं नहीं है कि जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार का हाथ है या आटा बहरान में, और साथ ही तरीन साहब का भी बयान आ गया, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कमेटियों से मेरा नाम निकल जाता है, जो भी मुझे कहेंगे मैं वो करूंगा। बाबर साहब मुस्कुराने की वजह आप बताएं जरा पहले। उसामा साहब, आटा बहरान में तो ना मैंने आज तक उनका नाम लिया, ना खल साहब ने दिया, ना ही हमने आज तक ये कहा कि कोई स्पेशल रिपोर्ट बनी जिसमें आटा बहरान में जहांगीर तरीन साहब का नाम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है, वो जो जर्नलिस्ट से बात करते हुए उन्होंने ये जो बात कही है, उसमें दूसरा एक और अहम पॉइंट ये उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि उसमें कौन कौन से कार्टल्स शामिल थे। तो उनका माफिया है हर तरफ, अपनी मर्जी से नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है एक मुल्क का कि मुझे पता है कि कौन से कार्टल्स थे, तो उन कार्टल्स को ब्रेक किसने करना है, उन कार्टल्स के नाम सामने किसने लेके आने हैं। अभी तक सारी रिपोर्ट खान साहब की टेबल पे, एक मिनट स्टे पर चल रहा है उसामा साहब, जबरदस्त, चलो सर, जिन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम नहीं है जी, उन रिपोर्ट्स में कोई ना कोई नाम तो दिए होंगे कि अल्टीमेटली ये जो चीनी का बहरान आया, आटे का बहरान आया, इसके जिम्मेदार कौन है, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने सारी गंदम जो थी वो खालिस्तान में भिजवा दी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने चीनी जो थी वो बाहर भिजवा दी और बाद में आपको बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ी। अल्टीमेटली कोई ना कोई कार्टल तो काम कर रहे हैं, इन कार्टल को ब्रेक करना गवर्नमेंट का काम है। एजेंसीज की रिपोर्ट खान साहब की टेबल पर है, बताएं कि इसमें अगर नून लीग है तो नून लीग के कौन से लोग शामिल थे, अगर कोई और है तो वो कौन सा ऐसा माफिया है, कौन सा ऐसा कार्टल है जो गवर्नमेंट से भी तगड़ा है, गवर्नमेंट से भी मजबूत है। पंजाब गवर्नमेंट उसके सामने बेबस है, पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट उसके सामने बेबस है, केपीके की गवर्नमेंट उसके सामने बेबस है। उनके नाम सामने आने चाहिए। ये कह देना कि जहांगीर तरीन शामिल नहीं है या खुसरो बख्तियार शामिल नहीं है, ये तो नाकाफी है। या तो आप वो पब्लिक रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दें, बताएं कि ये रिपोर्ट्स हैं, आप भी पढ़ लें, हम भी पढ़ लेते हैं, सामने आ जाती है सारी। उन्होंने सवाल उसमें लगा कर के सवाल मजीद पूछे हैं वज़ीर आज़म ने, और वो रिपोर्ट वापस की है। करल साहब, ये मुसाबकती कमीशन का वो कह रहे हैं कि जनाब वो सही काम नहीं कर रहा। अब ये भी वो शिकवा करते हैं कि जी जाकर अगर हम किसी को हटाना चाहते हैं वो स्टे ले चुका होता है तो क्या करें, देखिए आप उसामा साहब ये बार बार जो एक पंचिंग करते हैं ना और टीज करते हैं खान साहब, देखिए इदारों की इस तरह तकरीम और उनको ना आप अदफ़े तनकीद बनाया करें। अगर स्टे देता भी है कोई इदारा, उसकी कोई वजह होती है। आप अगर बोंगी को मारेंगे जिस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आपने बनाई, तो उस पर तो फिर कोई मामला बनेगा ना। अब स्टे खारिज भी हो जाता है। अगर आपने सही स्टैंड पे हैं, आप अगर गलत एक बंदे इनकम्पिटेंस को लगा दें या एक बंदे को गलत तरीके से निकालेंगे तो स्टे तो अदालत देगी। अदालत में कानून और आइन के मुताबिक चलना है। मामला ये है उसामा साहब, सर माफियाज ये जो माफियाज जो है ना, मैं तो ईरान था, माफियाज के खिलाफ आज मुसाबकती कमीशन जो है ना, मैं क्या कहूँ उसका नाम अब कहूँ, मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान में सबसे बड़ी कार्टलाइजेशन की जो ये हार्बरिंग समझे ना, अगर कि रस उनकी जो पुष्ट बनाई करने वाला और जो उनको प्रमोट करने वाला और जो उनकी मतलब पीछे जो ये अगर मुसाबकती कमीशन बंद कर दिया जाता ना तो ये कार्टलाइजेशन को हम तोड़ सकते थे। ये तो बकायदा कार्टलाइजेशन किसकी वजह से बन रही है, जैसे एफबीआर की 20,000 फौज की वजह से अरबों रुपए की टैक्स रिकवरी कम हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं 100 अरब छोड़ो, अगर आपका अरब टैक्स बनता है, पागल हो आप, अरब छोड़ो 2-4 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ दो,
5 करोड़ हमें, 5 तो बाकी 90 खुद करोड़ देख बचा लो। मामला ये है आप काट कि बनाएं, जहांगीर तरीन इदारों को पैसे और दे दें। खुसरो बख्तियार का नाम जिस रिपोर्ट में नहीं सर, ब्रेक है। है, मैं नहीं है, इमरान खान साहब इस रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है, अच्छा, चलें। उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो मैं अब क्या कहूँ? ये एक दिलचस्प बात है हाँ वैसे। जी। अच्छा, ब्रेक का वक्त है जनाब, और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे नैब के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं कि क्या उनके पास गिरफ्तारी का इख्तियार होना भी चाहिए या नहीं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मामला है शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म है, और एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर, दोनों की ज़मानत का। और ये मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि पहले ये मामला देखना होगा कि क्या नैब के चेयरमैन को गिरफ्तार करने का इख्तियार भी है, लेकिन साथ जब इन दोनों के हवाले से भी पूछा गया कि ख़ास तौर पर एहसन इकबाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी, तो कोई तसल्ली बख्श जवाब एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह नैब की तरफ से नहीं आया कि जी इनके भागने का खतरा था, लेकिन ईसीएल में नाम भी नहीं डाला, ये भी उन्होंने मान लिया। फिर ये कि जी तफ्तीश में ताबुन नहीं कर रहे थे, तो एहसन इकबाल के वकील ने कहा हर दफ़ा तो आ रहे थे। करल साहब, ये क्या चक्कर है, ये गिरफ्तारी के इख्तियारात का, ये दोबारा से देखा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी हो भी सकती है किसी शख्स की या नहीं? क्योंकि रिमार्क्स तो इस तरह आ रहे हैं कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी को मामला गिरफ्तार ये है कि कोई भी बात अगर अल्ट्रा वायरस होगी, जिसमें तो 25A NAO की सेक्शन 25A 1999 की, जिसको 17/16 सोमोटो के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया हुआ, जिस पे कॉग्निजेंस जो रजाकराना रिकवरी है, इसी बेस पे कि ये अल्ट्रा वायरस है। क्यों कोई भी ऐसा अल्ट्रा वायरस जो बात हो, उसकी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। नंबर 1, इसके अंदर इशू ये है कि आपने देखा पूरी पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी और एग्जेक्टिव सेपरेट हो गए। पहले आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, निज़ाम था, असिस्टेंट कमिश्नर जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट और वो इलाका मजिस्ट्रेट, उनके पास मजिस्ट्रेसी निज़ाम था। उसके बाद जुडिशरी और जो एग्जेक्टिव है वो अलहदा हो गए। 2 चीज़ें बाकी रह गई। एक, इस्लामाबाद के अंदर एक सेटअप जो है, जिस तरह चीफ कमिश्नर उसके पास, डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद है उनके पास, और इस तरह उनके जो AC वगैरह हैं उनके पास जुडिशरी की पावर एग्जेक्टिव की तरह साथ हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, किसी ज़िले में भी। इसी तरीके से नैब एक वाहद कानून है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, जो अमेंडमेंट के बाद अभी तक, कि उसमें चेयरमैन नैब जो है कानून के तहत उसके पास बयक वक्त 2 पावर्स हैं, एक जुडिशरी की और एक एग्जेक्टिव की। यानी बयक वक्त वो चीफ प्रोसिक्यूटर भी है, बयक वक्त वो चीफ इन्वेस्टिगेटर भी है, और बयक वक्त वो जुडिशियल पावर भी। अब मुझे बताएं, वारंट ऑफ अरेस्ट जो होते हैं उस पर साइन नॉर्मली तो किसी भी आपको वो तो अदालत का इख्तियार होता है। नैब का जो कानून है इसके अंदर वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसके साइन का इख्तियार दिया गया सिग्नेचर का चेयरमैन नैब को, और छोटे इवन के जो इसी तरीके से जो बंदे को इंक्वायरी के दौरान पकड़े, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़े, या इवन के दरबारी चेयरमैन कमर जमान के वक्त नवाज शरीफ फैमिली को रेफरेंस फाइल होने के बावजूद भी ना पकड़े, यह भी चश्मे फलक ने देखा। इसी नैब कानून वही है। मामला ये है कि डिस्क्रिमिनेशन पर होगी ना। फिर उसके बाद नैब के चेयरमैन के पास NAO के तहत यह भी इख्तियार है कि किसी मुलजम को जब चाहे 9C उनकी जो अपनी एक तो अब ये नहीं कानून में इख्तियार है, लेकिन आइन के तराजुम में देखना पड़ेगा, यानी किसी हाई कोर्ट मुलजम देखेगा। को वो क्लीन चिट NAO के तहत दे सकता है, सुन ले, एक्सोनरेट कर सकता है किसी भी इल्जाम से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी। इवन के रेफरेंस जब फाइल हो, एविडेंस पूरी हो जाए, फैसला होने लगे, जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का कह दे कि हम कल फैसला अनाउंस करेंगे, तो चेयरमैन नैब NAO के तहत इतनी पावर है कि वो उसका एक वर्क सफे का जो है पेज का प्रोसिक्यूटर आके सबमिट करेगा उस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में NAO के तहत कि चेयरमैन नैब साहब वर्दी ने मुझे कहा है कि ये केस हम वापस लेना चाहते हैं। ये खुर्शीद शाह के केस में हुआ। इससे पहले जो नजायज साजाद का केस था जो आज से पहले हुआ, खुर्शीद शाह के साथ मैच फिक्सिंग थी, जब क्योंकि अपोजिशन लीडर और हुकूमत ने बनाना होता है चेयरमैन नैब, उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, चेयरमैन साहब ने कहा ये वापस लेना चाहते हैं। जज सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा हर चीज उसकी मौजूद है। उन्होंने कहा ठीक है, चौधरी साहब के तौर की बात मुझे आप बताएं, खुद देख लें, खुर्शीद शाह ये दोबारा फिर केस बना है। अब वारदात देखें, वारदात नैब का कानून छोटा सा,
उन्होंने जनाब कहा जी आप वापस नहीं देना चाहते, कानून के तहत चलना है ना। वो उसने कहा मैं नहीं वापस दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप कानून से बाहर। हाई कोर्ट सिंध में गए, सिंध ने कहा नैब को पार्टी बनाया उसको। उन्होंने कहा भी आपको क्या तकलीफ है, जब एनओ के तहत उस चेयरमैन का इख्तियार है, यही वजह है। मेरे पास नैब साथ मिला हुआ था, नैब ने कहा हमने क्या फैसला आता है। बाबर साहब तो आज वही खुर्शीद शाह का केस दोबारा बना है। साहब देखें, कानून कोई भी गलत नहीं होता, उसके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है, या बंदा कौन बैठा चेयरमैन नैब, ये देखना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस है। अब जो जजेस जो हैं जो सवालात पूछ रहे हैं, मसला ये कि नैब के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने उनको सेटिस्फाई करना है। जजेस ने जो पूछा है कि जनाब आपने दौरान तफ्तीश आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो इंक्वायरी के दौरान ही उसको अरेस्ट किया है, तो क्यों किया, क्या वजह थी। उस पर उन्होंने कहा जी कि ये अपेयर नहीं हो रहे थे। उस पर एहसन इकबाल के वकील ने वो 6 नोटिस सामने ताबुन नहीं कर रहे थे, ये ताबुन नहीं कर रहे थे, ताबुन का लफ्ज़ उन्होंने कहा ये 6 दफ़ा बुलाया, 6 दफ़ा हम गए हैं। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी अब बताएं। उस पर उन्होंने कहा जी कि हमें ये खदशा था ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे। उन्होंने कहा नैब ने क्या फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था इसका नाम ECL पर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा जी नहीं, जब आपने ECL पर नाम ही नहीं लिखा, जब ये भेजा ही नहीं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि प्रोसिक्यूटर जो है वो कितनी की तैयारी करके जाते हैं। मैं बार बार एक ही चीज करता हूँ कि वो नैब रवाना साहब अभी लिया और कई केस अच्छे भी लड़े, वो नैब ये बात जहाँ से रवाना साहब थे। खैर साहब देखें, वो नैब जिसके चेयरमैन एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं कुछ देर के लिए। अब मेरा इससे हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो लीगल लेकुना था जब इनको लगाया गया था, मैंने ये सवाल जो लीगल लेकुना था इसमें वो दूर होंगे। ये जो सवाल है ना जहां से बरवाना ने ये आईओ से सवाल उठते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। अच्छा चाहे वो इन्वेस्टिगेशन से था चाहे प्रोसिक्यूटर से बात हुई, लेकिन आईओ से भी कुछ मुकालमे हुए। अब जितनी भी बेल सामने आ रही, जितने लोगों की भी बेल हुई है, आप देखें कहीं नैब का प्रोसिक्यूटर कहीं पे जवाब सही नहीं दे रहा। मुझे तो एक और शक पड़ रहा है खल साहब, ये इशू ये नहीं है कि नैब के प्रोसिक्यूटर बड़े वीक हैं या नालायक हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बड़े नालायक हैं। गेम कुछ और चल रही है, गेम कुछ और है, मामला कुछ और चल रहे हैं। ये तो आप भी कह रहे हैं कि उसकी भी जमानत हो जाएगी, उसकी भी जमानत हो जाएगी, फलाना बाहर चला जाएगा। हम कच्चा केस आप बनाएंगे, देखिए मैंने उस दिन जब हमजा की बेल हुई तो मैंने आपसे कहा था कि नैब ने खुद चाह रही थी कि हमजा की आज बेल हो जाए। अब अगर नैब खुद ही ये चाह रही हो कि जनाब नहीं कराई थी, पर इस तरह ना करें। नहीं एक बेल रिजेक्ट सर, मैं पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको दे रहा हूं कि नैब खुद चाह रही थी कि हमजा की इसमें बेल हो। कच्चा था असल में सर। अब अगर नैब खुद ही चाह रही हो कि एहसन इकबाल की और क्या नाम है शहद हकान अब्बासी की बेल हो जानी चाहिए, तो फिर वहां पे हाई कोर्ट क्या करेगी या उसमें बाकी लोग क्या करेंगे? तो के ऊपर बात है क्या उनके खिलाफ जो आपने दस्तावेज जमा कराई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कराई हैं, जो एविडेंस लाए हैं, उनके अंदर कितना वजन है? क्या वो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट है? और जिस नैब का चेयरमैन की बात हो रही है, ये तो ट्रायल बेस है। उन्होंने कहा है कि आपने रिकॉर्ड तहवील में लिया है, नहीं था। जब एहसन इकबाल की बात हुई कि जी ये सारा टेम्पर कर सकते रिकॉर्ड में। अच्छा ये भी देखें, रिकॉर्ड तहवील 2019 में उन्होंने कहा जी वो इतने बासर है कि वो रिकॉर्ड को टेम्पर करवा रहे थे। यानी कि एक बंदा जो कि अज़ीर अताब है, नैब उसके पीछे पड़ी हुई है, नैब के पास सारा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो सरकारी महकमे में होता है। अच्छा, लेकिन खैर साहब नैब जब किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड कब्जे में लेती है, उसके बाद उसको अरेस्ट करती है, बगैर किसी का रिकॉर्ड कब्जे में लिए। बगैर थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा सा प्रोसीजर इस तरह नहीं है। नैब में पहला होता है सीवी कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेप, उसके बाद इंक्वायरी, वो पूरा एक प्रोसीजर होता है। उसमें चेयरमैन से लेकर उसको फिर उसके बाद रिकॉर्ड अरेस्ट से पहले कि अरेस्ट आप किस तरह करेंगे? अरेस्ट से पहले नैब ने कभी रिकॉर्ड नहीं कब्जे में लिया, हमने कभी नहीं देखा। ऐसी माजी में रवायत नहीं है, क्योंकि मुलजम जब कहते हैं वो पेंट वसियाने जो चक्के पहले आ गए, पहले मुलजम को आप गिरफ्तार करेंगे तो रिकॉर्ड उसकी निशानदेही पे पॉइंटेशन पे लेंगे ना कब्जे में। यानी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी कुछ रिकॉर्ड मंगवाया जाता है, वो महकमों से मंगवाया जाता है, मुलजम के घर में थोड़ा पड़ा होता है। यानी रिकॉर्ड बाद में भी कुछ उठाया जाता है निशानदेही से, जो बाद में इंकशाफात होते हैं। जब कुछ तो महकमाना रिकॉर्ड होता है। जब एक मेरे पास मेरे खिलाफ एलिगेशंस आ गए, वेरिफिकेशन में आप जब आप वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए आप रिकॉर्ड तो कलेक्ट करते हैं ना। जब मेरे खिलाफ इल्जामात लगे तो उसका रिकॉर्ड वेरीफाई करके मुझे अरेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो पूरा यही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। सीवी के बाद इंक्वायरी में वो मामला जाता है जो समझता है नैब पूरा
उसमें डेलिब्रेशन होती है कि ये एडमिसिबल फॉर रिकॉर्ड है अब और ये अब पोटेंशियल कोर्ट में ये अब खासा अगर नैब कोर्ट के सामने ये कहे कि हमने तो रिकॉर्ड ही कब्जे में नहीं लिया और ये बंदा टेम्पर कर रहा तो है, फिर ये तो भी हो नेग्लिजेंस है सकता ना, है। क्रिमिनल्स नहीं फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जो अगर जाब्ते की कार्रवाई कमी पेशी सर, है यही तो तो मेरे मैं ख्याल कह रहा चेयरमैन हूं, नैब को भी साफी- ऐसे आईओज और प्रोसिक्यूटर एक के ऊपर सेकंड, भी सर, जो ब्रेक सीएटीज आउट, बनी है उनके खिलाफ खैर एक्शन साहब, भी लेना चाहिए साफ जी। ही नहीं लग सकता कोई नैब में कोई आला पोस्ट पर कोई तो साफ सारे नहीं। डॉक्यूमेंट अब देखिए शायद काका अनबासी इमरान हक वाला मेरे ब्रेक का केस वक्त से स्टार्ट होता है, है। ब्रेक का मैं वक्त है, बता उसके बाद देता हूं। बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन की बड़ी बात हो रही है। क्या ये वाकई सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है जो हुकूमत ने कहा है बड़ी बड़ी कंपनी से कि आप इस्लामाबाद में आके दफातर खोलें और अगर कोई मवाद ऐसा है जो काबिल एतराज़ है उस पर शिकायत आती है तो उसको हटाया जाए। इस पर बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि नैब में क्या सहाफ़ी जो है वो कोई लगाया जा सकता है, जिस तरह की कोई कमियां हमें नज़र आती हैं। तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत से अहम केसेस में असद खरल साहब ने बहुत से एविडेंस लेकर गए। सिर्फ शाहिद खान अब्बासी साहब की अगर बात कर लें, LNG का मामला है, LNG ठेके का, उसमें अब उमर अयूब साहब जो वज़ीर तवानाई है वो भी चीख रहे हैं कि जनाब हमें LNG खरीदनी पड़ रही है दुगनी कीमत से भी ज़्यादा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में वो $3 पर आई हुई है और हम जनाब $7.8 बल्कि $7 से ऊपर पे खरीद रहे हैं और हम कुछ और कर भी नहीं सकते क्योंकि हम पाबंद हैं, कतर से ही लेनी है। वो केस अलग है। और इसके अलावा एक और जो रेफरेंस तैयार हो चुका है वो है PSO के MD को गैर कानूनी तौर पर लगाया गया और डिप्टी MD को उससे 14 करोड़ रुपए का इस गरीब कौम को नुकसान पहुंचा। इन दोनों की सारी एविडेंस ये मेरे सामने खरल साहब ले आए हैं। स्क्रीन पे और दिखा उसमें लिखा दें। भी असद खरल साहब का नाम, तो सर क्रेडिट ये सिर्फ देखें, लेकिन अगर आप इस आप पे- कह रहे हैं अगर नैब ये- में लाख क्यों नहीं जाते, नहीं, तो नहीं, मैं एज ए चेयरमैन सेंटर वो बोर्ड ठीक है। ये आप अगर- स्टार्ट अगर- कहां से होता सर है? ये आपने दे दिया, मैं मान लेता हूं। स्टार्ट देखें, नाम नाम लिखा हुआ पढ़ है तो आपका। ले, पढ़ सर, ले, मेरे मैंने नाम पढ़ा से है, जुड़े। मैंने क्या पढ़ा है। किस चीज पे नाम अगर लिखा आपकी है? केस साबित नहीं होता तो फिर कौन कसूरवार है? मैं- अगर लिखा हुआ है कि जी असद खरल साहब ये चीजें हमें देकर गए हैं, ये सारा कुछ मौजूद है, किस तरह आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए PSO का चेयरमैन लगाया और PSO का MD लगाया, डिप्टी MD, फिर भी अगर नहीं कहा नैब कर सकता तो फिर तो सर आप उसको नहीं क्यों नहीं फिर तो करेगा? कर- ये जो चलो, चीजें असद देख कर लेंगे। लेता है नहीं, अच्छा, पहली सर, बार LNG सोशल वाला मीडिया। अगला सोशल मीडिया छोटी सी बात है सर, LNG टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक सिर्फ एक अच्छा। पोर्शन, ये जो मैं एक सिर्फ पैरा पढ़ूंगा, जल्दी ये से, जो सर, टाइम नहीं है। उमर यूब के हवाले से अच्छा, मैं बताता हूं। अच्छा। फॉर 2019 द LNG एग्रीमेंट्स वी इनहेरिटेड फ्रॉम द PMLN कॉस्ट $8.6 $60 यानी 8.60 एक्स शिप वर्सेस ओवर ओन बाइंग विच एवरेज 25% लेस बट मोर देन 70% ऑफ आवर कैपेसिटी इज tied in these more expensive contracts. PMLN ठीक है, is सर। to blame सर, for topic और these है। expensive, सुन ले, मेरा काम कर लीजिएगा, expensive LNG contracts today the prices have dropped to less than $4 हाँ जी। but we are saddled with हाँ। expensive contracts ठीक है। and don't have much room to buy more. Over a 50-year period we could be paying nearly 10 billion, more than 10 billion $10 अरब more साल में नुकसान than होगा। market लेकिन prices आज due इमरान to खान साहब ने PMLN ये कहा government है कि RLNG contracts 15 ये साल में $10 $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है। नुकसान होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आधी से भी कम हुई उन्होंने कहा हैं। जी कि बाबर साहब, मार्केट में गैस जो है वो सस्ती अवेलेबल है लेकिन ऐसे हम ही है। खरीद नहीं सकते क्योंकि ये एग्रीमेंट है। बिल्कुल खल साहब बस सही बस बात और उससे कर रहे हैं। $10 अरब का 15 साल में नुकसान होगा। ये सोशल मीडिया के हवाले से बाबर उसामा साहब, साहब, सबसे बड़ी इशू ये है कि आज इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि वो सारे लोग जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो मुल्क के खिलाफ लिख रहे हैं, तो रेगुलर जो मीडिया है, मेरा ख्याल है कि रेगुलर मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। यहाँ पर कोई ऐसा टीवी, आप ठीक है हर एक की पॉलिसी से खिलाफ रख सकते हैं लेकिन इस तरह से मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। कतई। लेकिन ये सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पर देखें तो बेतहाशा ऐसे लोग हैं, नाम नहाद जर्नलिस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में नफरत और अदारों के खिलाफ नफरत जो है ना, कौम को उसको तकसीम करने ये की जो कोशिश है। 5th जनरेशन वॉर है ना, इसका सबसे बड़ा टूल सोशल मीडिया है। यानी कि आप बाहर बैठकर एक मुल्क के अंदर लोगों को अदारों के खिलाफ मुतनफिर कर दें और अदारों के खिलाफ लड़ा दें। और ये जो चीज़ है, आप दुनिया में जितने बड़े मुल्क है, चाइना में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तमाम सारी दुनिया में सोशल मीडिया रेगुलेट हो रहा है, इस तरह से अनब्रिडल्ड कोई कहीं भी नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसको रेगुलेट होना चाहिए। और वो ऐसे लोग जो कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट को टारगेट कर रहे हैं,
उनके और वो मुनाफरत फैला रहे हैं। पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत, पाकिस्तान में एथनिक मुनाफरत फैला रहे हैं, पाकिस्तान में इलाकाई मुनाफरत फैला रहे हैं, ज़ुबान की मुनाफरत फैला रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये अब टाइम आ गया है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए और ऐसे लोग जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। ये हमें ये किसी सूरत में हम अलो नहीं कर सकते कि बाहर बैठकर लोग पाकिस्तान की यूथ को वैसे भी मेरा ख्याल है डोगर साहब मादर पितर आज़ादी के तो हक में नहीं होना चाहिए। और मैं आपको सबसे अहम मुल्क के नजरिए के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, वतन के खिलाफ, हमारे रिलीजन बानियों के खिलाफ खिलाफ कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है ना। आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आपका रिलीजन, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान का आइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19 आर्टिकल 19 क्या कहता है कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आप जुडिशरी के ऊपर, आप अपने इदारों के ऊपर, आप आर्मड फोर्सेस के ऊपर, आप ऐसे ममालक जिनसे आपके रिलेशन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, बहुत सारी चीजें उस पर भी शर्तें हैं उस पर। लेकिन मैं एक बात पे अप्रिशिएट करता हूँ इस हुकूमत को, है तो कड़वा ये फैसला, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में ये फैसला बहुत अहम है। अभी मैं आपको इमरान खान ने कहा कि वेस्टर्न कंट्री की बात जाती हमले जो है वो हो रहे हैं, वो इशू नहीं है। वेस्टर्न कंट्री की मिसाल देते हैं ना, तो बर्तानिया का ऑफ काम जो जिस तरह यहाँ पैमरा है चैनल को रेगुलेट करता है, उसने रेगुलेट कर दिया इनको। यानी सोशल मीडिया को रिसेंट मैं एग्जांपल देता हूं, बर्तानिया के जो ऑफ काम है, जिस तरह हमारा पैमरा है जो चैनल को रेगुलेट करता था, उसने वहां पे सोशल मीडिया, अगली सुन ले सर, FIA को मवाद लेने का इदारा जो है साइबर क्राइम, ऐसे लोगों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, तो इदारे देते नहीं उनको डाटा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का आप सबका, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।